Hello friends, I hope you all are doing great. This is CA Shadab Hussain and in this particular video we are going to discuss types of audit procedure. I hope कि आपने पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का जो हमारा वीडियो है उसको देखा होगा, उसमें आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को समझ चुके होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल ऑडिट प्रोसीजर कितने तरह की होती है। तो इसको समझने से पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं जिससे आप थोड़ा रिलेट कर पाएं, आप खुद से समझ पाएं कि हमें ऑडिट प्रोसीजर्स क्यों चाहिए और कितने तरह की चाहिए, क्या क्या चाहिए। ठीक, आपने एसए 200 पढ़ा है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, एज पर एसए 200 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है? मैनेजमेंट की होता है या ऑडिटर की होता है? सिंपल, ये मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट बने, इसके लिए क्या चाहिए? कंट्रोल चाहिए। तो वो कंट्रोल लगाना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है या ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है? सिंपल बात है सर, ये मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि ऐसे कंट्रोल लगाने चाहिए जिससे ये एंश्योर हो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट रहे और एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ रहे। ये मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों, ये जो बात हमने की है, ये जो डिस्कशन हमने किया है, इससे दो बातें हमें समझ में आई है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है कि जो भी एंटिटी होता है उसमें दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक तो होता है हमारा अकाउंटिंग सिस्टम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ माल परचेज कर रहे हैं किसी वेंडर से, हमारा एंटिटी है वो किसी वेंडर से, किसी सप्लायर ऑफ गुड्स से कुछ गुड्स परचेज कर रहा है। तो क्या होगा, माल परचेज करने से लेकर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक एक प्रोसेस होता होगा ताकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमने गुड्स परचेज किया है वो सही से रिफ्लेक्ट हो। इसके लिए एक सिस्टम होता होगा, उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग सिस्टम। दूसरा एक और सिस्टम होता होगा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमाउंट आ रहा है ये सही तरीके से आए, सही तरीके से आए, सही अमाउंट पे आए, ये इंश्योर करने के लिए एक और सिस्टम होता होगा जिसे हम बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हमारा डिस्कशन ये तो चल रहा है, मैंने आपसे जो दो क्वेश्चन पूछे वो यही तो थे। एक मैंने पूछा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए सिस्टम चाहिए, दूसरा हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बने उसके लिए एक और सिस्टम चाहिए, उसे हम बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं सर कि अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था गुड्स परचेज करने का, ठीक है। हमने क्या किया, हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारे जो एंटिटी है, क्लाइंट है, उसका जो मटेरियल मैनेजमेंट ग्रुप है उसके मैनेजर ने क्या किया, गुड्स परचेज करने के लिए कोटेशन इनवाइट किए। मार्केट में उन्होंने क्या किया, अपनी वेबसाइट पर डाल दिया कि मुझे इस स्पेसिफिकेशन का इतने रुपीस पे ये माल चाहिए, ये गुड्स चाहिए, उसने ये वेबसाइट पे डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे मार्केट के जो लोग थे जो भी उस टाइप की गुड्स को सप्लाई कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, वेबसाइट पे कोटेशन दिए, उन्होंने अपने अपने जो भी कोटेशन थे वो बना के भेजना शुरू कर दिया। अब क्या करेगा, जो मटेरियल मैनेजमेंट ग्रुप है वहाँ का जो मैनेजर है वो सभी जो भी कोटेशन आए हैं सबको पढ़ेगा और उसके हिसाब से जो भी उसको लगता है कि वो कम रेट में और अच्छी क्वालिटी का जो भी बंदा गुड सप्लाई कर सकता है उसे ऑर्डर प्लेस कर देगा। देन ऑर्डर प्लेस कर दिया तो क्या करेगा, सामने जो वेंडर है, जो भी हमारा क्रेडिटर बनने जा रहा है आगे जाके, वो क्या करेगा, गुड्स को सप्लाई कर देगा हमारी एंटिटी को। एनटीडी में क्या होगा, जब गुड्स आएगा तो जो स्टोर मैनेजर है वो क्या करता है, गुड्स को चेक करता है एंड देन अपने स्टोर रूम में रख देता है, अपने वेयर हाउस में रख लेता है। एंड देन जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उस माल की जरूरत पड़ती है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड एक लेटर लिख के, एक चिट्ठी लिख के, यानी एक रिक्विजिशन नोट होता है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, उसमें लिख देता है कि भाई मुझे इतनी क्वांटिटी का ये माल चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। वो चिट्ठी लिख के किसी से भिजवा देता है स्टोर मैनेजर के पास। स्टोर मैनेजर उस लेटर के बेसिस पे उस बंदे को गुड्स दे देता है और वो बंदा गुड्स लेकर चला जाता है डिपार्टमेंट में। और जब इस तरह से गुड्स इश्यू हो गया अपने स्टोर से तो वो गुड्स हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बुक हो जाता है। और जो गुड्स बच गया स्टोर रूम में उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोल देते हैं एज पर AS2। सिंपल, ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस आपने समझ लिया कि भाई किस तरह से हमारा अकाउंट फ्लो हो रहे हैं। दूसरा होता है हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब जो हमारा ये एग्जाम्पल था इसी में हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे कंट्रोल हो सकता है। सबसे पहले हमारा जो बंदा, जो मटेरियल मैनेजमेंट ग्रुप का जो मैनेजर था, उसने जब भी कोटेशन इनवाइट किए थे, उसने जब भी ऑर्डर प्लेस किया था, तो वहां पे क्या कंट्रोल होना चाहिए कि जो बंदा है, ये जो मैनेजर है, ही शुड बी ऑथोराइज बाय दी मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, यानी आर्टिकल से या MOA से ही शुड बी ऑथोराइज्ड। वो बंदा ऑथोराइज होना चाहिए, बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास करके उसको ऑथोराइज किया हो कि दिस पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू प्लेस द ऑर्डर ऑफ दिस वैल्यू,
इतने रुपीस तक का ऑर्डर ये प्लेस कर सकता है, इस तरह से उसको ऑथराइजेशन होना चाहिए। साथ में एक और कंट्रोल क्या हो सकता है कि ये जो बंदा है, इस बंदे को कुछ सेट ऑफ प्रोसेस होती होगी मैनेजमेंट की, उस प्रोसेस को फॉलो करके ही ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। ठीक। देन उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास वेयर हाउस में गुड्स रिसीव हुआ, तो जो हमारा वेयर हाउस में जो मैनेजर था, स्टोर मैनेजर, उसको क्या करना चाहिए, वहां पे क्या कंट्रोल हो सकता है, वहां पे ये कंट्रोल हो सकता है कि वहां पे वेयर हाउस में सिक्योरिटी कैमरास लगे हो, गुड्स एंटर करे वहां भी, और साथ में जहां पे गुड्स रखे हैं वहां भी हर जगह सिक्योरिटी कैमरा होना चाहिए। ठीक। साथ में जो वेयर हाउस में जो बंदा है वो क्या करे, जब भी माल ले, जब भी गुड्स रिसीव करे, उसमें बिल्स पे जितनी क्वांटिटी लिखी है उस क्वांटिटी को वहां पे चेक करे कि भाई इतनी क्वांटिटी में माल आया नहीं आया, ये होना चाहिए। देन उसके बाद जब हम गुड्स इश्यू कर रहे हैं स्टोर से, तो स्टोर मैनेजर को क्या करना चाहिए, जो भी मटेरियल रिक्विजिशन नोट है उस पर चेक करना चाहिए कि उसमें जो जिसने साइन किया है, क्या वो साइन सही बंदे ने किया है, क्या उसमें प्रॉपरली स्टाम्प लगा है, क्या उसमें प्रॉपर डेट लिखी है नहीं लिखी, सो दैट हम सही बंदे को ही गुड्स इश्यू करें। ऐसा तो नहीं हो जाए कि कोई फेक बंदा आ जाए और फेक लेटर लिख के फेक साइन करके माल निकलवा के ले जाए, तो वहां भी कंट्रोल होना चाहिए। वहां पे स्टोर मैनेजर को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई जिसको मैं माल दे रहा हूँ वो जो चिट्ठी लेके आया है, रिक्विजिशन नोट लाया है, उसमें ऑथोराइज पर्सन के ही सिग्नेचर हो, ऑथोराइज पर्सन की ही सील हो, स्टैंप लगा हो, ये चेक करना चाहिए। देन उसके बाद जब भी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बुक कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हमें देखना चाहिए कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस बुक कर रहे हैं तो इसकी प्राइस एंड क्वांटिटी सही हो। ऐसा नहीं कि बाद में कोई भी बंदा उस प्राइस एंड क्वांटिटी को चेंज कर दे, तो यहाँ भी कंट्रोल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एससीपी में क्या होता है ना, आप एक बार किसी खर्चे को बुक कर देते हो तो उसमें चेंज नहीं कर सकते बाद में। ठीक, चेंज करने के लिए बहुत अप्रूवल चाहिए होता है, उसका प्रॉपर लॉग मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज कोई खर्चा ऐसे नहीं बुक कर सकता। ठीक, अगर आप उसमें टी कोड रन करना पड़ता है खर्चा बुक करने के लिए, ऑल्टर करने के लिए, तो वो टी कोड क्या होता है, रन नहीं होता और यूजर को ब्लॉक कर देता है। तो इस तरह के टी कोड है या नहीं है, ये कंट्रोल होना चाहिए। देन उसके बाद जब क्लोजिंग स्टॉक है तो उसका प्रॉपर्ली काउंट होना चाहिए, कंट्रोल है। ठीक, तो भाई हमने जब ऐसे 315 पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में कि ऑडिटर को क्या करना चाहिए ना, ऑडिटर को जितने भी एंटिटी है, उसका एनवायरनमेंट है और उसके कंट्रोल है, सब कुछ समझना चाहिए। तो भाई ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल, ये तो उसने देख लिया होगा तभी। तो उसने जब कंट्रोल को देख लिया, अकाउंटिंग सिस्टम को देख लिया, जब ऑडिटर को पता है कि भाई यहाँ पे जो प्राइस एंड क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं कर सकता, यहाँ पे जो सिक्योरिटी कैमरा लगा है, तो उस हिसाब से उसको ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देनी चाहिए। क्या ऐसा कर सकता है ऑडिटर कि केवल देख लिया कि हाँ भाई यहाँ पे कैमरा लगा है इस स्टोर रूम में, इसका मतलब यहाँ पे कभी चोरी नहीं होगी और यहाँ पे जो भी माल रखा है, जो भी गुड्स है, वो सभी सेफ है, सबका वैल्यूएशन ठीक है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैमरा लगा होना इस बात का प्रूफ है कि भाई जो बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है वो सही आ रहा है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? ऑब्वियसली हम ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? अभी हमने ऐसे 315 में एज पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमने केवल कंट्रोल को देखा है, इसको समझा है कि भाई क्या है कंट्रोल, कैसा है। अभी हमने कंट्रोल को टेस्ट नहीं किया। सर टेस्ट करने का मतलब क्या होता है? सर टेस्ट करने का मतलब ये है, हमने ये देखा है कि वहां पे कंट्रोल लगा है, हमने ये चेक नहीं किया अभी तक कि भाई जो कैमरा है, कितने कैमरा लगे हुए हैं, क्या वो कैमरा थ्रू आउट द पीरियड पूरे साल चल रहे थे या नहीं चल रहे थे, क्या जो कैमरा के कैमरा लगाने के बाद उसका जो कंट्रोल रूम है, क्या वहां पे कोई बंदा बैठा नहीं बैठा जो उस जगह पे देख रहा है कि भाई 24/7 नजर रख रहा है नहीं रख रहा। क्या अगर कोई सस्पिशियस पर्सन वहां पे आ रहा है तो क्या वो जो बंदा बैठा है जो कंट्रोल रूम में, क्या उसकी इंक्वायरी कर रहा नहीं कर रहा? इन चीजों को हमें टेस्ट करना पड़ेगा। जब हम इसको टेस्ट करेंगे खुद से, तब हम बोलेंगे कि भाई कंट्रोल जो लगाए थे, हमने जो कंट्रोल समझा था वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक, हमने पहले केवल समझा था, कंट्रोल को ओवरव्यू लिया था, अभी हम उसको टेस्ट करेंगे, खुद से जाके चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल क्या कर सकते हैं ऑडिटर? ऑडिटर क्या करेगा, अपने आर्टिकल को बोलेगा भाई आर्टिकल ऐसा कर, तू स्टोर रूम में जा चुपके से बता। ठीक, और हम जाएंगे वहां पे कंट्रोल रूम में, उसके पास जाके बैठ जाएंगे, मतलब बाहर से देखेंगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक, आर्टिकल जब अंदर जा रहा है तो हम देखेंगे कि क्या वो जो कंट्रोल रूम में जो बंदा बैठा है, क्या वो उस आर्टिकल को रोकने के लिए कुछ एफर्ट्स ले रहा नहीं ले रहा। ऐसा तो नहीं कि भाई वो आर्टिकल हमारा अंदर स्टोर रूम में जा रहा हो और जो स्टोर रूम में जो बंदा बैठा हो, अंदर जो बंदा बैठा है अंदर, वो आराम से ऐश कर रहा हो, चाय पी रहा हो, देख रहा हो आज जा रहा है तो जाने दो। कहीं ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा है तो क्या मानेंगे हम कि यहाँ पे कंट्रोल तो लगा है एंटिटी ने, लेकिन कंट्रोल इज नॉट वर्किंग इफेक्टिवली, इफिशियंटली, कंट्रोल बराबर काम नहीं कर रहा, ये कंट्रोल तो फालतू का कंट्रोल है। तो हमें कंट्रोल को टेस्ट करना भी जरूरी है कि जो हमने कंट्रोल लगाया है, क्या जो कंट्रोल रूम में बंदा बैठा है, क्या जब हमारा आर्टिकल अंदर जा रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करा नहीं करा? क्या उसने अनाउंस किया नहीं किया कि भाई सिक्योरिटी गार्ड पकड़ो, ये जो बंदा गलत जा रहा है इसको पकड़ के लाओ यहाँ पे? क्या उससे इंक्वायरी करना नहीं कर रहा? हम जाके
कंट्रोल रूम में जाएंगे, हम उससे पूछेंगे कि भाई आप बताओ आपने किस किस तरह के लॉक्स मेंटेन किए हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर अंदर आता है तो आपने क्या उसकी प्रॉपर इंक्वायरी नोटिंग किया नहीं की, हम वो भी चेक करेंगे। हमने देखा कि भाई हमारी एंटिटी है, उन्होंने एसएपी में कंट्रोल लगाया है कि बाद में किसी भी तरह से हम प्राइस एंड क्वांटिटी में चेंज नहीं कर सकते, एक टी कोड होता है वो ब्लॉक कर देता है। हम एंटिटी ने बताया सर हमने ऐसा लगाया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, खुद जाके टेस्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, वहां का जो बंदा है जो अकाउंटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है उसके पास जाएंगे, उसको बोलेंगे सर आप आपकी आईडी से क्या करो, ये पर्टिकुलर टी कोड को रन करो जिससे प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज होता है। अगर सिस्टम उस बंदे का, उस पर्टिकुलर पर्सन का ये ऑथराइजेशन एक्सेप्ट कर लेता है, रन कर लेता है, तो इसका मतलब कंट्रोल लगाया था बट यहाँ पे लूप होल है, कंट्रोल सही से काम नहीं कर, कंट्रोल इज नॉट इफेक्टिव, कंट्रोल इज नॉट इफिशियंट। लेकिन अगर काम कर रहा है कंट्रोल, अगर कंट्रोल, अगर हमारे जो टी कोड है वो रन नहीं करता, उस टी कोड को ने यूजर को ब्लॉक कर दिया, तो इसका मतलब कंट्रोल इफेक्टिवली काम कर रहा है। तो ये होता है हमारा कंट्रोल को टेस्ट करना। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमने कंट्रोल को देखा था, समझा था, वहां पे हमने उसको टेस्ट नहीं किया था। यहाँ पे क्या करते हैं, हम कंट्रोल को टेस्ट करते हैं। कंट्रोल टेस्ट करने का मतलब क्या होगा, हमें कंट्रोल टेस्ट करने का मतलब होता है कि जितने भी कंट्रोल लगाए हैं क्या वो प्रॉपर्ली डिजाइन है, क्या वो सफिशिएंट क्वांटिटी में है या नहीं है, क्या वो थ्रू आउट द पीरियड लगाए गए नहीं गए, और क्या वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसे हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं, कंट्रोल चेक करना, कंट्रोल को टेस्ट करना, इसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक, टेस्ट ऑफ कंट्रोल को हम कंप्लायंस प्रोसीजर भी बोल देते हैं। पहले आईसीआई इसको पहले कंप्लायंस प्रोसीजर के नाम से लिखता था, अभी इसको हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ठीक, तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर कोई टेस्ट ऑफ कंट्रोल बोलता है, कंप्लायंस प्रोसीजर बोलता है, बात दोनों की सेम ही है। ठीक, तो भाई हमने क्या किया, कंट्रोल भी टेस्ट कर लिए, जितने भी कंट्रोल थे लगाए थे हमने उसको समझा पहले रिस्क असेसमेंट में, अब हमने उसको टेस्ट भी कर लिया इस पार्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो भाई हमने कंट्रोल टेस्ट कर लिया, तो क्या अब हम ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दें कि भाई जो भी हमने कंट्रोल टेस्ट किए थे सारे कंट्रोल एकदम मस्त लगे हुए हैं, चलो भाई इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हैं, चलो ऑडिट रिपोर्ट साइन कर देते हैं, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे देते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों अभी भी। क्यों? क्योंकि सर हमने अभी तक क्या देखा है ना, हमने कंट्रोल को टेस्ट किया है, अभी तक हमने जो भी फॉर एग्जांपल हमारे पीएनएल अकाउंट के अंदर परचेज आ रहा है, परचेज आ रही है 5 लाख रुपीस की, हमने कंट्रोल देख लिया कि भैया कंट्रोल लगा हुआ है कि यहाँ पे कोई भी अनऑथोराइज चेंज नहीं हो सकता, किसी भी तरह की चोरी नहीं हो सकती, हमने ये देख लिया। लेकिन जो परचेज का 5 लाख रुपीस का जो वैल्यू आ रहा है, क्या वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा, इसके बारे में भी हमें और एविडेंस गैदर करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो परचेज 5 लाख रुपीस आ रहा है इसके सपोर्टिंग इनवॉइसेस कहाँ हैं, क्या जो इनवॉइसेस आ रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है, क्या जीएसटीआर 2A जीएसटीआर 2B में जो ये परचेज हम बता रहे हैं क्या उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, हमें वो भी चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल के बाद भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो असर्शन है उनके अमाउंट के बारे में, उनका वैल्यूएशन सही आ रहा नहीं आ रहा, क्या वो एक्यूरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या उनका मेजरमेंट ठीक है या नहीं है, क्या वो सही अकाउंटिंग पीरियड में यानी कट ऑफ है, उसको भी हमें टेस्ट करना पड़ेगा। इस तरह की ऑडिट प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो दोस्तों फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या होती है, दो तरह की होती है। पहला तो होता है हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरी होती है सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर। समझते हैं, समअप करते हैं। ऑडिट प्रोसीजर कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जस्ट स्क्रीन पे देख लीजिए। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देन दूसरा होता है हमारा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है वो भी दो तरह की होती है। एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जो एंटिटी के कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए कि जो कंट्रोल लगाया है एंटिटी ने क्या वो सफिशिएंट क्वांटिटी में है या नहीं है, थ्रू आउट द पीरियड लगाए नहीं लगाए, क्या वो इफेक्टिवली काम करे या नहीं करे, जिस मकसद से कंट्रोल लगाया था क्या वो मकसद पूरा करने में समर्थ है या नहीं है, उन्हें चेक करने में हम लगाते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। देन दूसरी होती है सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर, जो हम क्या करते हैं असर्शन लेवल पे क्या अमाउंट ठीक आ रहा नहीं आ रहा, क्या उसका क्लासिफिकेशन ठीक है या नहीं है, उसके लिए लगाते हैं। अब सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर भी दो तरह की होती है, एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एक होता है हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, वो था टेस्ट ऑफ डिटेल्स का, यानी हम क्या करते हैं इनवॉइसेस चेक करते हैं, जीएसटी 2A 2B की कॉपी चेक करते हैं, इन डिटेल हर एक ट्रांजेक्शन को, इन डिटेल हर एक अकाउंट बैलेंस को हम चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे बैलेंस शीट में डेटर्स आ रहे हैं 5 लाख रुपए का, 5 पार्टी 1-1 लाख रुपए की, तो हम क्या करेंगे, सभी लोगों को क्या करेंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन देंगे, सबसे कॉपीज मांगेंगे। ठीक है, तो उस तरह की प्रोसीजर क्या होती है हमारी टेस्ट ऑफ डिटेल। हम क्या करेंगे, डेटर्स बैलेंस जो आ रहा है उसे सेल्स इनवॉइस के साथ चेक करेंगे कि भाई डेटर्स में फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम है, मिस्टर राम का बैलेंस आ रहा है 5 लाख रुपए।
ठीक, फॉर एग्जांपल डेटर्स में एक बनता है मिस्टर राम का बैलेंस आ रहा है 5 लाख रुपए, तो हम क्या करेंगे, जितने भी सेल्स इनवॉइस है जो मिस्टर राम से बर्डन करते हैं उसे लेंगे, और जितना भी पैसा मिस्टर राम से बैंक में आया है उसे लेंगे, उन दोनों को कैलकुलेट करके देखेंगे क्या क्लोजिंग बैलेंस ठीक आ रहा नहीं आ रहा। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन लेवल पे हर एक आइटम को चेक करना हमारे आता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर, जो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर का पार्ट है। इसके अलावा आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करना, वो सब चीजें आपके सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में कवर हो जाती है। देन आता है हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या होता है भाई, जो भी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा है उसके बीच में रिलेशनशिप का एनालिसिस करना। फॉर एग्जांपल आपका लास्ट ईयर जो नेट प्रॉफिट रेशियो था वो था 5%, इस बार आपका नेट प्रॉफिट रेशियो 6% हो गया। तो ये जो चेंज हुआ है, जो भी फ्लक्चुएशन आया है 1% का, तो ये क्यों आया है, क्या वजह थी, इस चीज को एनालाइज करना। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आपका एम्प्लॉइज का जो खर्चा था वो था 3 लाख रुपए, इस बार एम्प्लॉइज सैलरी का खर्चा हो गया 5 लाख रुपए। तो आपको देखना पड़ेगा ये जो खर्चा पहले 3 लाख का था इस बार 5 लाख रुपए कैसे हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट ने फेक एम्प्लॉइज की एंट्री की हो अपना खर्चा बढ़ाने के लिए और प्रॉफिट कम करने के लिए, ताकि टैक्स कम देना पड़े, क्या इस तरह की प्लानिंग तो नहीं है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई लास्ट ईयर 3 लाख का था इस बार 5 लाख हुआ, क्यों हुआ है। दो रीजन हो सकते हैं, या तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय बड़ा हो या सबका सैलरी बड़ा हो। तो आपको चेक करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा इस मैटर को। ये तरह की जो प्रोसेस होती है, जो आपको रेशियो या आपको ट्रेंड एनालिसिस करना, या फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में जैसे सैलरी एक्सपेंसेस को नंबर ऑफ एम्प्लॉय से चेक करना, इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर। इसके ऊपर आपका एक सेपरेट स्टैंडर्ड भी है। तो उम्मीद करना हूं दोस्तों आपको समझ आया होगा कि ऑडिट प्रोसीजर क्या होती है, क्यों लगाई जाती है, किस स्टेज पे कौन सी लगानी चाहिए। रिस्क असेसमेंट सबसे इनिशियली लगाई जाती है जब आप एंटिटी को समझ रहे होते हैं, उसके एनवायरमेंट को समझ रहे होते हैं। एज पर एस 315 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर 315 में कवर है। बाकी जो होती है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ये आपके एस 330 में कवर होती है, जो दो तरह की होती है। एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी कंट्रोल को टेस्ट करना, कंट्रोल इफेक्टिवली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कंट्रोल थ्रू द पीरियड लगे हैं नहीं है, क्या कंट्रोल अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसे हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ऑडिटर कंट्रोल को टेस्ट करता है। दूसरी होती है सब्सटैंटिव प्रोसीजर, जिसमें ऑडिटर क्या करता है, ये चेक करता है कि जो अकाउंट बैलेंस आ रहा है, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो असर्शन है, जो अमाउंट है, क्या वो सही आ रहा नहीं आ रहा, क्या उसका वैल्यूएशन ठीक है या नहीं है, क्या वो कंप्लीट है या नहीं है, क्या सही अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड क्या नहीं किया गया। ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एक होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक, अब दोस्तों क्या होता है ना, जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है और सब्सटैंटिव प्रोसीजर है, इनमें भी रिलेशन है। अगर आपके कंट्रोल बहुत अच्छे हैं, अगर आपके कंट्रोल बहुत अच्छे हैं, तो आपको क्या होगा, आपको लगेगा कि यार यहाँ पे अकाउंट्स अच्छे से बने हैं, आपको लगेगा अकाउंट अच्छे बने, तो आप क्या करेंगे, बाकी जो चेकिंग होगा जैसे अकाउंट बैलेंस चेक करना, उसका अमाउंट चेक करना, मेजरमेंट करना, उसमें आप थोड़ा कम टाइम देंगे। अगर कंट्रोल बहुत अच्छे हैं तो आपको सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर थोड़ा कम लगा सकते हैं। लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट्स बहुत खराब है, आपको लगता है कि कंट्रोल बहुत बेकार है यार, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपको ज्यादा अच्छे से हर एक अकाउंट बैलेंस को, हर एक ट्रांजेक्शन को चेक करना पड़ेगा। तो क्या होगा, आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट अगर अच्छे हैं, कंट्रोल बहुत अच्छे हैं, तो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर आपको कम लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल के जो रिजल्ट है वो कम है, बेकार है, आपको कंट्रोल बेकार लगे, आपको लगा कि कंट्रोल बेकार है, सही कंट्रोल नहीं है, बहुत लूप होल है, इफेक्टिवली काम नहीं करे, तो आपको सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो इनमें भी एक रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। ठीक, तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा कि ऑडिट प्रोसीजर क्या होती है, किस तरह की होती है। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में डाल सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर एंड stay connected. I will come out with such more videos. Okay, bye, thank you.